नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। आखिरकार कौन है सुशीला कार्की जो बनी नेपाल की नई प्रधानमंत्री? भारत से क्या कनेक्शन है? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में उनके क्या विचार हैं, ये आपको सब कुछ विस्तार पूर्वक इस खबर में बताते हैं। दरअसल नेपाल में कई दिनों से चल रही सियासी उठापटक का फिलहाल जो है वो थम गई है। पूर्व सीजेआई सुशीला कार्की नेपाल की नई प्रधानमंत्री बन गई हैं। उन्होंने शुक्रवार रात को ही प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। 2016-17 तक वो नेपाल की पहली और अब तक की एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और आर्मी चीफ अशोक राज सिंहदेल के बीच अंतरिम पीएम को लेकर के लंबी चर्चा हुई, जिसके बाद कार्की के नाम पर सहमति जो है वो बन पाई। वहीं इस रेस में उनके अलावा भी कई नाम जो है वो शामिल थे। सबसे पहले काठमांडू के मेयर बालेन शाह का नाम जो है वो सामने आया था, लेकिन उन्होंने सुशीला कार्की का समर्थन किया। वहीं बिजली बोर्ड के पूर्व प्रमुख कुलमान घिसिंग के नाम पर भी काफी ज्यादा चर्चा हुई थी, लेकिन आखिरकार बाजी जो है वो गई सुशीला कार्की के हाथ में। नेपाल की नई प्रधानमंत्री सुशीला कार्की का भारत से भी जबरदस्त कनेक्शन है। जी हां, उन्होंने वाराणसी स्थित लोकप्रिय बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से भी पढ़ाई की है। वर्ष 1975 में कार्की ने बीएचयू से पॉलिटिकल साइंस से मास्टर की डिग्री जो है वो हासिल की। इसके अलावा उन्होंने 1972 में महेंद्र मोरंग कॉलेज से बीए किया हुआ है। वहीं 1978 में उन्होंने त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई भी पूरी की है। सुशीला कार्की भारतीय नेताओं से काफी ज्यादा प्रभावित हैं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जमकर वो तारीफ कर चुकी हैं। हाल ही में CNN न्यूज 18 से बातचीत करते हुए सुशीला कार्की ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नमस्कार करती हूं। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय नेताओं से बहुत ज्यादा प्रभावित हूं। भारतीय दोस्त मुझे बहन की तरह मानते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नमस्कार करती हूं। मोदी जी के बारे में मेरी अच्छी धारणा है। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन उनकी तरफ से आया। दरअसल 7 जून 1952 को भारत की सीमा के पास विराटनगर में जन्मी सुशीला कार्की जो है वो 7 बच्चों में सबसे बड़ी हैं। 1979 में एक वकील के रूप में उन्होंने अपना करियर शुरू किया और 2007 में वरिष्ठ अधिवक्ता बनी। कार्की को जनवरी 2009 में सर्वोच्च न्यायालय का तदर्थ न्यायाधीश जो है नियुक्त किया गया और 2010 में वो स्थायी न्यायाधीश बनी। अप्रैल 2017 में सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस और सीपीएन के सांसदों की तरफ से प्रतिनिधि सभा में पक्षपातपूर्ण फैसला सुनाने का आरोप लगाते हुए महाभियोग प्रस्ताव जो है वो दायर करने के बाद उन्हें मुख्य न्यायाधीश के पद से अस्थायी रूप से निलंबित भी कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल जो है वो पूरा किया। नेपाल में तख्ता पलट हुआ। तख्ता पलट के 3 दिन बाद पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की जो हैं वो अंतरिम प्रधानमंत्री बन गई हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुशीला कार्की को बधाई दी है। दरअसल मणिपुर दौरे पर गए पीएम मोदी ने सुशीला कार्की पर बड़ा बयान दिया है। आइए आपको वो बयान बताते हैं क्या है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज मणिपुर की इस धरती से मैं नेपाल के मेरे साथियों से भी बातचीत करूंगा। हिमालय की गोद में बसा नेपाल भारत का एक मित्र है, करीबी दोस्त है। हम साझा इतिहास जो है उससे जुड़े हुए हैं, आस्था से जुड़े हुए हैं, साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। फिर आगे पीएम मोदी ने कहा कि मैं आज नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने पर 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से श्रीमती सुशीला जी को हार्दिक बधाई देता हूं और मुझे विश्वास है कि वो नेपाल में शांति, स्थिरता और समृद्धि का मार्ग जो है प्रशस्त करेंगी। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला जी का आना महिला सशक्तिकरण का यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत उत्तम उदाहरण है। फिर आगे पीएम मोदी ने कहा कि मैं आज नेपाल में ऐसे हर एक व्यक्ति की सराहना करूंगा जिसने ऐसे अस्थिरता भरे माहौल में भी लोकतांत्रिक मूल्यों को सर्वोपरि रखा है। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ दरअसल 8 सितंबर को नेपाल में युवाओं के आंदोलन ने जो है देश का नेतृत्व महज 4 दिनों में ही बदल दिया है। युवाओं के इस आंदोलन को दुनिया ने जेन जी आंदोलन, जिसको जनरेशन जेड भी कहा जाता है, जेन जी आंदोलन का नाम दिया। शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया।
राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें शपथ दिलाई। युवाओं की पहली पसंद जो है वो सुशीला कार्की हालांकि नहीं थी, ये भी आपको बता दूं। युवाओं की पहली पसंद कौन थे? वो थे काठमांडू के मेयर बालेन शाह, जिन्होंने इस आंदोलन का आह्वान दिया था, लीड किया था एक हिसाब से इस आंदोलन को। लेकिन बालेन ने सत्ता संभालने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद सुशीला का नाम सामने आया और बालेन ने भी समर्थन किया सुशीला कार्की के नाम का। जिसके बाद नेपाल में सियासी संकट जो है उस पर आखिरकार विराम लगा। जेनजी आंदोलनकारियों के बीच में वो लोकप्रिय भी रही हैं। वो नेपाल की पहली महिला प्रधान न्यायाधीश भी रह चुके हैं, जैसा हमने आपको पहले बताया। उनकी छवि जो है वो भ्रष्टाचार विरोधी रही है। नेपाल में सुशीला महिलाओं के लिए प्रेरणा है। सुशीला कार्की के हाथों में नेपाल की कमान केवल इन्हीं कारणों से नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी कई और फैक्टर्स हैं जो अहम रहे हैं, जिसकी वजह से वो अब आने वाले महीनों के लिए जो है नेपाल का नेतृत्व करेंगे। ये कारण क्या है वो भी आपको बताएंगे। जेनजी प्रदर्शनकारियों की आखिरकार 5 मुख्य शर्तें थी जिनको सुशीला कार्की ने माना है, और आइए अब आपको 5 मुख्य शर्तें बताते हैं। पहली शर्त थी, जेनजी आंदोलनकारियों की मांग थी कि 6 से 12 महीने के भीतर देश के अंदर आम चुनाव कराए जाएं, ताकि लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेसी जो है वो स्थापित हो और जनता अपनी इच्छा से नई सरकार को चुन सके। सुशीला कार्की ने आंदोलनकारियों की इस मांग को जो है मान लिया है। उसके बाद बढ़ते हैं दूसरी मांग की तरफ। दूसरी मांग थी, आंदोलनकारियों की मांग थी कि नेपाल की संसद को भंग कर दिया जाए। इस मांग को भी स्वीकार कर लिया गया और सुशीला कार्की के हाथों में कमान सौंपी जा चुकी है। तीसरी मांग थी आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगों में से एक, वो थी नागरिक सैन्य सरकार का गठन। इस प्रस्ताव के तहत आंदोलनकारी चाहते हैं कि नेपाल में एक ऐसा शासन बने जो कि नागरिक और सेना दोनों के रिप्रेजेंटेशन वाला हो। इसको भी मान लिया गया। चौथी प्रमुख मांग थी, आंदोलनकारियों का कहना था कि बस सोशल मीडिया बैन के खिलाफ ही जनता सड़कों पर नहीं उतरी, बल्कि जनता की सड़क पर उतरने की जो प्रमुख वजह है वो है भ्रष्टाचार। आंदोलनकारियों की ओर से प्रस्ताव ये रखा गया कि पुराने दल और नेताओं की जो संपत्ति है उस संपत्ति की जांच के लिए शक्तिशाली न्यायिक आयोग का जो है गठन किया जाए। और पांचवी और अंतिम प्रमुख मांग थी वो ये थी कि आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जो हिंसा हुई उस हिंसा की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की जाए, इससे प्रभावित लोगों को न्याय मिले। वहीं इस मांग को भी मान लिया गया है और निष्पक्ष जांच की भी बात जो है वो कही गई है। सुशीला कार्की के शपथ दिलाने के बाद राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल जो हैं नेपाल के, उन्होंने उनसे कहा कि देश बचाइए और सफल रहिए। इसके जवाब में सुशीला ने उनको धन्यवाद कह करके जवाब दिया। अब यहाँ पर देखना होगा आने वाले दिनों में क्या बदलाव होता है। इस बीच बड़ी खबर यही है कि सुशीला कार्की वो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से प्रभावित नजर आ रही हैं, खासतौर पर पीएम मोदी से, आने वाले दिनों में माना जा रहा है कि नेपाल के साथ भारत के रिश्ते और जो हैं यहाँ पर मजबूत होते हुए नजर आ सकते हैं। बहरहाल आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर, आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।